नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। पिछली क्लास में मतलब अभी 2 घंटा पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं मेजर ऑफ जो डिस्पर्सन से आगे के जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, मोमेंट्स एंड मेजर ऑफ जो अदर मेजर्स हैं, जैसे एक तरीके से कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन जब हम चर्चा पर चर्चा करते हैं तो उसको सबसे पहले हम लोग तो यही जानेंगे कि क्यों हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्सन है तो हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन भी क्यों आ रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स का मान हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। ये दो टॉपिक इस क्लास में पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग मेजर ऑफ स्क्यूनेस और कोर्टोसिस पे चर्चा करेंगे और उसके साथ डिस्पर्सन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल, सॉरी यूट्यूब का चैनल, टेलीग्राम का चैनल L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करेंगे तो ये लोगो, इस लोगो के साथ आपको ऐप मिलेगा। रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लीजिए। पेड कोर्सेस के लिए जो भी मतलब मैटर्स हैं वो मैटर्स धीरे धीरे उस पर ऐप पे डाल दिए गए हैं। और जो भी लोग हैं यहाँ पे, एक चीज़ जो क्लास में जुड़े हुए हैं, इन लोगों से मतलब एक ये भी है कि रिक्वेस्ट एक टाइप का है कि मतलब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें शेयर करिए, और ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन भी बना रहे और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो थोड़ा सा व्यूअरशिप और चैनल का ग्रोथ भी हो सके। ठीक है, क्योंकि अभी स्टेटिस्टिक्स हम पढ़ा रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं 68% ऐसे लोग हैं जो चैनल पे वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि चैनल की ग्रोथ हो सके। बाकी तो जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो पार्टीशन वैल्यूज़ हैं, सॉरी ये डिस्पर्सन में यहाँ पे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्सन्स, मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्सन्स का मतलब हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन और फिर इसके बाद स्क्यूनेस, कोर्टोसिस, ये भी इससे रिलेटेड होते हैं, और मोमेंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन की चर्चा करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग पढ़ते ये हैं कि जैसे फिजिक्स का एक नियम होता है कि जो यूनिट्स, उन यूनिट्स को हम सम या सब्सट्रैक्ट या कुछ कंपेयर कर सकते हैं जिनकी यूनिट्स सेम हो। मतलब हमारे पास अगर मान लीजिए कि 2 4 6 नंबर्स कुछ सीरीज में कुछ डेटा दिया गया है, तो उनके बीच में कंपैरिजन या उनके एक दूसरे के साथ कोरिलेशन या एक दूसरे के साथ उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कुछ भी हम करने से पहले ये चीज़ देखते हैं कि उसकी यूनिट क्या है। यूनिट सेम है तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसे हम कह दें कि 68 केजी किसी का वेट है और 175 सेंटीमीटर्स की लंबाई है, तो दोनों में क्या कंपैरिजन करोगे? कोई कंपैरिजन यहाँ नहीं बनता। लेकिन यहीं पर अगर 68 केजी किसी का वजन हो और वहाँ 175 केजी किसी का वजन हो, तो यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन बनता है कि ये आदमी अन्न का दुश्मन है। ठीक है, अन्न का दुश्मन है कि ये इतना खाया कि जो 5 लोग और खा सकते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन एक बनता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि कंपैरिजन हम सेम यूनिट्स के बीच में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये होती है कि हम लोग जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन है इसीलिए कैलकुलेट ही करते हैं कि जो डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन में हम रेंज पढ़े हों, चाहे क्वार्टाइल डेविएशन पढ़े हो, मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें कुछ ना कुछ यूनिट आएगी। यक्स की जो यूनिट रहेगी वही सेम यूनिट संबंधित मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स की भी रहेगी।
लेकिन जब हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन से निकालते हैं ना, तो इनकी यूनिट नहीं होती, मतलब ये यूनिट से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और जो चीज़ें यूनिट से इंडिपेंडेंट होती हैं उनका कंपैरिजन सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, या तो सेम यूनिट्स के बीच में कंपैरिजन करिए, या तो ऐसा कुछ पैरामीटर निकालिए, ऐसा कुछ मेजर निकालिए जो यूनिट से ही इंडिपेंडेंट हो। तो उस केस में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन एक नया टर्म जनरेट होता है, जिसके माध्यम से हम जो कंपैरिजन करना होगा वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन निकाल कर ही हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि व्हेन एवर we want to check the variability of data or series, we calculate coefficient of dispersion, because it is independent of यूनिट्स। ये हमारे पास यूनिट से इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम इनका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो हमारे पास मान रहेगा, जो हमारे पास टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, उनको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हम लिखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, पहला मेजर कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन रेंज। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन रेंज, ये हमारे पास देखेंगे हम लोग। तो जो हमारे पास मेजर्स हैं उनमें हम कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? तो ये हमारे जो मेजर्स हैं रेंज पर, क्वार्टाइल डेविएशन पे, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन पे, सबके हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन निकालेंगे। और ये डिफाइन कैसे होते हैं कि हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर लेट ए एंड बी बी द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू in a data set, then the coefficient of dispersion based upon range is यहाँ पर हो जाएगा ये a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन रेंज होगा। इसी को यहाँ पर शॉर्टकट में अगर देखें तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन रेंज ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, CD मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन और R का मतलब बेस्ड अपॉन रेंज। ठीक है, अब अगला हमारे पास जो है दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल्स था। तो दूसरा हमारा था, ये हमारा ध्यान में रखिएगा, ये हमारा पहला था और ये हमारा दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन
बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा कि लेट Q1 and Q3 be the first and third quartiles of the distribution, then the coefficient of dispersion, based upon quartile deviation is, ये क्या हो जाएगा 1/2 Q3 माइनस Q1 अपान 1/2 Q3 प्लस Q1, ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1। ठीक, ये हमारा हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन बेस्ड, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अगला हमारे पास है मीन डेविएशन पर। तो अब हम यहाँ पे तीसरा लिख रहे हैं क्या कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन। तो इस केस में हमारे पास मान लेते हैं कि लेट एक्स आई एफ आई बराबर 1 to n बी अ फ्रीक्वेंसी distribution, then the coefficient of dispersion based upon mean deviation is, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन मीन डेविएशन। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे मीन डेविएशन अपॉन एवरेज फ्रॉम विच इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, एवरेज फ्रॉम विच इट इज कैलकुलेटेड। अब इसके बाद हमारे पास देखेंगे कि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन मीन डेविएशन था, अगर अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन मीन डेविएशन अबाउट मीन, अगर इस तरीके से हमें लिखना हो तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिख देंगे कि द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन मीन डेविएशन अबाउट मीन इज, अबाउट मीन का मतलब एक्स बार हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन अबाउट मीन, ये हो जाएगा मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा मान। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में मतलब ये मान के चलिए 2-3 बार ये पूछा गया है। अब हमारे पास जो अगला है, अगला वाला देखते हैं। तो यहाँ पर अगला हमारा चौथा है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन
based upon standard deviation, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर कि द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। इसी को हम लोग यहाँ पर ये भी लिखते हैं, इसको सिग्मा लिख देते हैं अपॉन एक्स बार। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये एसडी है। ठीक है, एसडी है। तो ये चार तरीके होते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेस्ड अपॉन डिफरेंट, चाहे रेंज हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो या स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे इंटरेस्टिंग जो आपका होगा क्वार्टाइल डेविएशन बेस्ड अपॉन मीन डेविएशन होगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला है यहाँ पर लिखा गया है कि क्वार्टाइल डेविएशन बेस्ड अपॉन मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन एवरेज फ्रॉम विच इट इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर हमने मीन का के लिए लिखा है मीन डेविएशन अपॉन एक्स बार। अगर ये मोड होता तो यहाँ पर मोड के लिए क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे मीन डेविएशन अपॉन मोड, ये भी हमारा एक फार्मूला हो जाता फिर उसके। इसका मतलब ये जान रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि मीन डेविएशन अपॉन एवरेज जहाँ से कैलकुलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर मीन से कैलकुलेट किया गया है इसलिए मीन, यहाँ पे मोड से कैलकुलेट किया गया है, यहाँ मोड, मीडियन से कैलकुलेट किया जाता है फिर मीडियन, परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल से जहाँ से भी कैलकुलेट किया जाता है मीन डेविएशन अपॉन वो मेजर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन मीन डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक चीज होती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी सिग्मा अपन एक्स बार में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 100 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, 100 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज known as कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और अब इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हम फार्मूला आगे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास कहा जाए कि अगर हमारे पास दो सीरीज है और उनकी वेरिएबिलिटी को चेक करना है या उनकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है, तो उस केस में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, ना कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेस्ड ऑन रेंज या मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन या कुछ इस तरीके का। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो जो दोनों टर्म है, ये सिग्मा जो है हमारा आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन है और एक्स बार हमारा आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। दोनों जब आइडियल है तो उस केस में हमारे पास आइडियल जब मेजर्स लेते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या कि फॉर द कंपैरिजन ऑफ variability of two series, we calculate the coefficient of variation। ठीक है,
अब इसमें जिस सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज़्यादा होगा वो सीरीज उतनी ही वेरिएबल होगी, और जिस सीरीज का जितना ही वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मान कम होगा वो सीरीज उतनी ही कम वेरिएबल होगी या कंसिस्टेंट होगी। ध्यान में रखना, कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कंसिस्टेंसी में क्या है कि चीज़ें स्थिर होती जाती हैं, कि उनमें के बीच में डिफरेंसेस कम होते जाते हैं, और जब आपके पास वेरिएबिलिटी आपके पास ज़्यादा होती चली जाए तो उसमें डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं डेटाज में, ठीक है, डेटा में। तो यही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ नहीं, ऐसा लिखते हैं, विच सीरीज मतलब जो सीरीज हैज़ मोर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is said to be more variable than other, and which series has less coefficient of variation is said to be consistent than others, ठीक है, देन अदर। तो ये चीज़ आपके पास वेरिएबिलिटी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मोमेंट्स देख लेते हैं। मोमेंट्स में हमारे पास क्या होते हैं, मोमेंट्स का हम मान तब कैलकुलेट करते हैं, हालांकि इस पर बहुत क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा नहीं गया है, लेकिन थोड़ा सा कभी हमें लगता है कि एक आध क्वेश्चन कभी आया होगा, ASO GSO या राजस्थान ASO का फॉर्म एक आध बार हमने देखा था, उस पर एक आध क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं, वो पढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कभी पूछ ले तो आप लोगों को वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में पता ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मोमेंट्स लिखेंगे अब, ठीक है। मोमेंट्स ऐसे मेजर होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टर को बताते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है, स्क्यूड है या नॉन स्क्यूड है, या पॉजिटिवली स्क्यूड है, निगेटिवली स्क्यूड है, या सिमेट्रिक है, या फिर जो कोर्टोसिस है उसका मान अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, जो मोमेंट्स होते हैं उससे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो उसमें लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनका मान हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। मतलब मोमेंट्स जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बेसिकली 4 मोमेंट्स ही होते हैं, होते तो बहुत हैं, जितना आप कैलकुलेट करना चाहें, लेकिन बेसिकली जो 4 मोमेंट होते हैं उन्हीं से हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टर बता देते हैं, और जब उनसे हम कैरेक्टर बता देते हैं तो आगे हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग जनरली कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ ASO या GSO के लेवल पे जो हमारा इम्पोर्टेंस है, जो हमारे मतलब मोमेंट्स का इम्पोर्टेंस है, हम उतनी ही चर्चाएं यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है और वो डिटेल्ड आपसे पूछा नहीं जाएगा। ASO GSO के एग्ज़ाम में, ये BSc के एग्ज़ाम के लिए होता है, BSc का या फिर ISS वगैरह के जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए रिटर्न इंपॉर्टेंट होता है, तो उतना आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हम नॉर्मली हम लोग इनके फार्मूले ही देखेंगे। तो इसमें देखेंगे तो लिखेंगे क्या कि ये 2 टाइप के होते हैं, तो लिखेंगे पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। पहला है नॉन सेंट्रल मोमेंट, ठीक है, नॉन सेंट्रल मोमेंट, ये पहली हमारी हेडिंग होगी, ठीक है। नॉन सेंट्रल मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट दो होते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर हमारे पास नॉन सेंट्रल मोमेंट या सेंट्रल मोमेंट हैं तो हम उनको नॉन सेंट्रल या सेंट्रल कहते कब हैं, जब हमारे पास अबाउट एनी पॉइंट, जैसे मीन स्क्वायर डेविएशन
या रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए हम कैलकुलेट किए थे, तो उसको हम कहते हैं वो नॉन सेंट्रल टी है, नॉन सेंट्रल है। और जब हमारा वही ए का मान एक्स बार के बराबर हो जाए, मीन के बराबर हो जाए, तो वो हमारा सेंट्रल कहलाता है। ठीक है, मतलब हमने उसको सेंट्रीफाई कर दिया या सेंट्रिसिटी को एक तरीके से अडॉप्ट करा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो मतलब जो हमारे पास ये नॉन सेंट्रल मोमेंट है, ये अबाउट एनी पॉइंट होगा। तो इसमें लिखेंगे कि लेट एक्स आई एफ आई बराबर 1 to डॉट डॉट एन बी अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन then the non-central moment is defined as इसको हम म्यू आर प्राइम ए लिखते हैं, और ये होता है हमारा 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर। ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास यही अगर मान हमारा ए जो हमारा मान है, यही हमारा मान अगर 0 हो जाए, मूल बिंदु हो जाए, ओरिजिन हो जाए, तो उस केस में हमको इसको कहेंगे कि दिस इज नॉन सेंट्रल मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आगे कि द नॉन सेंट्रल मोमेंट अबाउट ओरिजिन, द नॉन सेंट्रल मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, म्यू आर प्राइम 0, या सिंपली इसको म्यू आर प्राइम ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस 0 की पावर r, और इसी को हम लिख सकते हैं म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई की पावर r। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर r बराबर 0 इसके स्पेशल केसेस हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू 0 प्राइम इज इक्वल टू 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई की पावर 0। एक्स आई की पावर 0, किसी की पावर 0 कर दीजिए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई, समेसन एफ आई और n के बराबर हो जाएगा, ये हमारा मान हो जाएगा 1। मतलब क्या, म्यू 0 प्राइम बराबर 1। इसका मतलब क्या होगा, जीरो ऑर्डर नॉन सेंट्रल मोमेंट, जीरो ऑर्डर नॉन सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू 1। आपसे ये कई बार पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो ऑर्डर नॉन सेंट्रल मोमेंट। जीरो ऑर्डर नॉन सेंट्रल मोमेंट का मान 1 होगा। अब इसके बाद अगर हम r का मान 1 रख दें, फॉर r बराबर 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू म्यू 1 प्राइम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/n आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई की पावर 1। अब ये क्या हो जाएगा, 1/n एफ आई एक्स आई, क्या हो जाएगा इसका मान, मीन। ये हो जाएगा म्यू 1 प्राइम इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू मीन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि द फर्स्ट नॉन सेंट्रल मोमेंट, फर्स्ट ऑर्डर लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर नॉन सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू मीन। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्डर नॉन सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू मीन। ये हमारे पास होता है 2 रिजल्ट, यही 2 रिजल्ट आपसे पूछे जाते हैं, और ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पे पूछे नहीं जाते। अब 2 रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 3 रखेंगे तो क्यूब हो जाएगा, क्या ही मतलब है इसका। ठीक है,
ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, इसलिए ये दोनों आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो सेंट्रल मोमेंट है हम उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम अगली हेडिंग हमारा जो दूसरा मोमेंट है उसको हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट ये कैसे डिफाइंड होता है, तो लिखेंगे लेट एक्स आई एफ आई बराबर 1 2 डॉट डॉट एन बी अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन then the central moment is defined as, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके म्यू आर से हम लिखते हैं म्यू आर बराबर 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर। ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पे भी हम सेंट्रल मोमेंट देखेंगे फॉर आर बराबर 0। आर बराबर 0 अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 0 इज इक्वल टू 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 0। पावर 0 होने पे 1 हो जाएगा कोई भी चीज़, तो ये हो जाएगा 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसको आगे लिख रहे हैं म्यू 0 इज इक्वल टू 1, ये 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि द जीरो ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसके बाद फॉर अगर हम r बराबर 1 लिखें तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू r बराबर म्यू 1, ये 1 है, और ये हो जाएगा 1/n समेशन i बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 1। ये क्या होता है, अरिथमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन। ये क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या हो गया, म्यू 1 बराबर 0। वहां पर म्यू 1 प्राइम का मान क्या आया था, मीन आया था। यहाँ पे म्यू 1 का मान क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या कि फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा 0 के बराबर आएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर हमारा जो जीरो ऑर्डर सेंट्रल और नॉन सेंट्रल दोनों का मान होता है वो 1 होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर नॉन सेंट्रल मोमेंट जो हमारा रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर नॉन सेंट्रल मोमेंट ये हमारा मीन के बराबर होगा, और फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा सेंट्रल मोमेंट रहेगा ये 0 के बराबर रहेगा। ठीक है, सेंट्रल मोमेंट। अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब हम लोग आते हैं जो हमारे पास इनका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का मैटर होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन मोमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो होगा इसको देखते हैं हम लोग, क्या होगा कि सिंस म्यू आर प्राइम, पहले हम नॉन सेंट्रल मोमेंट के लिए देख रहे हैं, 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस ए पावर आर। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, इधर ही लिख रहे हैं, लेट एक्स आई इज इक्वल टू, ऐसे सॉरी एक्स आई नहीं, कोई नया वेरिएबल हम मान लेते हैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहाँ पर हमारा ए क्या है, चेंज इन ओरिजिन है, और एच क्या है, चेंज इन स्केल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स आई बराबर ए प्लस एच डी आई
इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बार बराबर ए प्लस एच डी बार हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई का मान रखिए ए प्लस एच डी आई माइनस ए की पावर आर। अब इसको लिख सकते हैं 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई, और एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा, ये एच की पावर आर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो डी आई की पावर आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि हमारा चेंज इन ओरिजिन से तो ये इंडिपेंडेंट है, चेंज इन ओरिजिन यहाँ पे नहीं आ रहा, ए का मान नहीं आ रहा, मतलब चेंज इन ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन चेंज इन स्केल पे डिपेंड कर रहा है नॉन सेंट्रल मोमेंट। अब सेंट्रल का देखते हैं, तो यहाँ पर म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर। ये क्या हो जाएगा 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई ए प्लस एच डी आई माइनस ए माइनस एच डी बार की पावर आर। यही लिखेंगे हम मान, एक्स आई और एक्स बार का मान हम यहाँ पे लिख दिया, ए कैंसिल हो गया, एच की पावर आर बाहर आ जाएगा, तो एच की पावर आर 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई डी आई माइनस डी बार की पावर आर। इसको लिख सकते हैं एच की पावर आर, और इसको एच डी सॉरी म्यू आर ये एक्स का है, और ये यहाँ पे ये एक्स का है, और ये म्यू आर डी का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ए गायब हो जा रहा है और एच है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल मोमेंट्स आर independent of change of origin but not for scale। ठीक है, ये चेंज इन ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपका रिलेशनशिप होती है कि दोनों सेंट्रल और नॉन सेंट्रल मोमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो म्यू टू प्राइम, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले तो हम यही लिख दे रहे हैं कि जो हमारे पास हम मान सबके यहाँ पे लिख दे रहे हैं म्यू जीरो प्राइम बराबर 1 होता है, और म्यू 1 प्राइम का मान क्या होता है, मीन दैट इज एक्स बार। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर म्यू जीरो प्राइम का मान म्यू जीरो का मान भी 1 होता है सेंट्रल मोमेंट का, लेकिन म्यू 1 का मान 0 होता है। ये इतनी चीज़ें तो हम लिख चुके हैं, पहले से प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास म्यू 2 का जो मान होता है, ये म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर होता है। ये ध्यान में रखनी है, म्यू 1 की पावर 12 नहीं लिख दीजिएगा, म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर है। और अगर म्यू 3 को हम लिखें तो यहाँ पर म्यू 3 प्राइम माइनस 3 टाइम्स म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम प्लस 2 टाइम्स म्यू 1 प्राइम क्यूब, यही रिलेशनशिप होती है। ठीक है, और इसके बाद एक 4 का होता है, तो यहाँ पे म्यू 4 का मान क्या होता है, ये बहुत आपसे पूछा नहीं गया, लिख दे रहे हैं ऐसे ही, म्यू 4 प्राइम माइनस 3 टाइम्स, एक सेकेंड सॉरी 463 होता है, 4 म्यू 3 प्राइम म्यू 1 प्राइम
प्लस 6 म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 प्राइम की पावर 4। ठीक है, एक बार चेक कर लें। म्यू 4 प्राइम 4 म्यू 3 प्राइम म्यू 1 प्राइम और 6 म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर और माइनस 3 म्यू 1 प्राइम 4। ये आपके पास ये 3 अदर रिलेशनशिप होती है। इन्हीं तीनों और चारों रिलेशनशिप के माध्यम से हम इसका मान कैलकुलेट करते हैं, इसका कैरेक्टर बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास इसका यूज क्या का है, ये हम अगले जब क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन सॉरी एक सेकेंड। अगर हमारे पास जैसे जब मेजर ऑफ स्क्यूनेस और कोटोसिस पढ़ेंगे तो इन्हीं तीनों का मान, ये म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4 का मान यूज करके हम मेजर ऑफ स्क्यूनेस और कोटोसिस निकालते हैं और उसी के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टर बताते हैं। तो ये चीज़ें अभी यहाँ के लिए इतना ही रहेंगी और जब हम अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में मेजर ऑफ स्क्यूनेस और कोटोसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको फिर से और बताएंगे इसके बारे में, इसके और क्या रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक शेफर्ड करेक्शन होता है, ये भी आपसे पूछा गया है। शेफर्ड करेक्शन, शेफर्ड करेक्शन तब आता है कि अभी तक तो हम मान लिए, जैसे सेंट्रल मोमेंट हम फाइंड आउट किए, तो सेंट्रल मोमेंट में हम मानते हैं कि हमारा जो मीन है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स वी हैव एज्यूम्ड दैट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा लाइज इनसाइड या सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा, बट दिस थिंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसे केस में जब हमारे पास ये चीज़ ट्रू नहीं होगी तो उस केस में हमारे पास शेफर्ड महोदय ने एक करेक्शन बताया कि हमारे पास जो करेक्शन होता है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ये चीज़ें लिख दे रहे हैं कि in the above calculation, in the calculation in the calculation of moments we assume that the mean lies central part of the distribution which is not always true। ठीक है, hence the शेफर्ड करेक्शन for central moments is given by, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े हमारे पास करेक्शन किए गए। करेक्शन कैसे किए गए हम दिखा रहे हैं आपको। म्यू 2 यहाँ पर करेक्टेड लिखते हैं, ठीक है। म्यू 3 यहाँ पे भी करेक्टेड लिखते हैं, ठीक है। और म्यू 4 भी यहाँ पर करेक्टेड लिखते हैं। और ये इनका मान क्या होता है म्यू 3 में, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा ये चीज़ें कि म्यू 3 में कोई करेक्शन नहीं होता, म्यू 3 ऑलवेज सही होता है। जो वहाँ पर भी कैलकुलेट किए हैं, जो इन्होंने कैलकुलेशन किया तो उसमें ये पाया कि म्यू 3 में कोई करेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास जो म्यू 2 है, म्यू 2 में अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में डिस्टरबेंस हो जाए, मतलब मीन जो है हमारा वो सेंट्रल पार्ट में ना लाई करेगा, तब उस केस में हमारे पास ये करेक्शन हो जाएगा म्यू 2 माइनस h² अपॉन 12।
मतलब h²/12 हमारे पास वो डेविएट हो जाएगा, इसलिए उसी डेविएशन को करेक्ट करने के लिए μ2 करेक्टेड का मान लिखा गया। ठीक है, अब इसके बाद μ4 में देखते हैं। μ4 में जो करेक्शन यहाँ पे किया गया, μ4 में जो करेक्शन किया गया वो थोड़ा सा ज़्यादा था। इसमें क्या था कि ये लिखा गया μ4 -1/2 h², एक सेकेंड, हाँ h² μ2 प्लस 7/240 h⁴, ये आपके पास μ4 करेक्टेड का मान आया। और ये मान आपसे एक दो बार पूछा गया है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है स्टैटिक्स का, स्पेशली स्टैटिक्स से रिलेटेड, जहाँ पे हायर थोड़ी सी स्टैटिक्स पूछी जाती है। ठीक है, अब हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ एक दो चीज़ें हैं कि हमारे पास जो एक दो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हैं उन पे हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग आगे अगली क्लास में स्क्यूनेस और कुर्टोसिस की चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें रिमार्क में लिखिएगा, रिमार्क में, रिमार्क है, रिमार्क में पहला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन is always greater than mean deviation about mean। ठीक है, about mean, mean, ठीक है, दैट इज SD ऑलवेज ग्रेटर देन होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो इसमें रिलेशनशिप होती है, मतलब ये तो MD और X बार के बीच में होगा। दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे होता है कि इसमें फॉर एनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन β2 का मान, β2 का मान क्या होता है हम बताएंगे आगे। β2 मेजर ऑफ कुर्टोसिस होता है, इसका मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, β2 का मान हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा, सॉरी 1 होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो अन्य टॉपिक हैं, जैसे मतलब हमारे पास जो मतलब रिलेशनशिप AM GM HM में होती है, उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं तीसरा कि हमारे पास जो G बराबर होता है, G बराबर जो हमारे पास होता है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन बराबर जो हमारे पास होता है, ये होता है मीन 1 - 1/2 σ²/m²। ठीक है, चौथा एक रिलेशन होता है कि M² - G² बराबर σ²। पांचवा एक रिलेशन होता है कि H बराबर M 1 - σ²/m²। हाँ, ये भी होता है एक रिलेशन। ठीक है, जहां पर यहाँ पर लिख दे रहे हैं वेयर M क्या है, अरिथमेटिक मीन, G क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन, H क्या होता है, हार्मोनिक मीन, और सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस।
ठीक है, ये इतनी रिलेशनशिप और होती है। ठीक है, तो अब ये उम्मीद है कि आप लोग हमेशा ये चीज़ें समझ गए होंगे, और ये जो भी आज की क्लास हुई है, इस क्लास में हम लोग जितनी चर्चाएं करनी थी, जितनी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, वो चर्चाएं हो चुकी हैं। अगर कोई इसमें रिलेटेड अदर टॉपिक हुआ तो उसको आपको प्रैक्टिस सेट वाले सेक्शन में कवर करा दिया जाएगा। और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल, सॉरी यूट्यूब का चैनल, टेलीग्राम का लिंक, किसी भी क्वेरी के लिए ये आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। गुड नाइट।